हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएसटी नेक्स्ट स्टडी। बच्चों, हम लोग ने लास्ट क्लास में यहाँ पे स्टार्ट किया था लाइकेंस के बारे में, है ना, कि लाइकेंस क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, थैलस स्ट्रक्चर क्या होता है, फोलियोज, फ्रूटिकोज, फ्रुक्टोज, लाइकेन, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल में जाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि लाइकेंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, किस तरह से ये इकोनॉमी में मतलब कहीं ना कहीं इनकी मदद से पैसा आता है किसी भी कंट्री को थ्रू आउट वर्ल्ड, है ना। तो ये चीजें इसके लास्ट में टॉपिक में हम देखेंगे और आज कहीं ना कहीं हमें लाइकेन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इसके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में जान ही लिया था, क्योंकि ऑलरेडी आप देखेंगे तो हमारा जो ये यूनिट 5 है ना, ये काफी छोटा यूनिट है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे ये बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। बस यही है कि जितनी चीजें मैं बताऊंगी वो टू द पॉइंट होंगे, उतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसको स्किप मत करिएगा, तो बाकी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। कई बार अच्छा बच्चे ये भी होते हैं जो बोलते हैं कि मैम जैसे पीडीएफ में कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो क्या सारा पढ़ना जरूरी है? तो मैं ये कहूंगी कि जैसे आप बुक पढ़ते हैं बच्चों, तो बुक में तो बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन जब आप एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं तो क्या निकालते हैं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसी को याद करते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये जो पीडीएफ है, ये आपके सबसे पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो उसके समझने के लिए, क्योंकि सब कुछ बहुत शॉर्ट शॉर्ट रहेगा तो आपको समझ नहीं आएगा। अब जब एक बार में आपने पढ़ लिया, उसमें आप बिल्कुल जो भी छांटना है आपको छांट कर लिख सकते हैं अलग से, या तो उसी पीडीएफ में आपको हाईलाइट वगैरह करना है वो कर लीजिए। तो वो आप अपने हिसाब से, आपको जितना लगता है कि नहीं हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पढ़ते पढ़ते इतना समझ में आ जाएगा आपको कि क्या चीजें इसमें से इंपॉर्टेंट लग रही है क्या नहीं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं शुरू में ही बहुत कम कंटेंट इसमें दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको आसानी से समझ में आए इसके लिए मैं यहाँ पे कंटेंट पूरा दे देती हूँ कि जितना भी रहे आपको समझ में आए। फिर भी मैं यहाँ पे जितना हो सके मैं आप लोग को पीडीएफ जो भी रहेगा वो काफी ज्यादा उसको मैं निकाल कर अच्छे से मैं खुद ही यहाँ पे टाइप करवाती हूँ जो भी चीजें हैं, है ना। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आपको ऐसा रहे कि बहुत ज्यादा कंटेंट, ऐसा भी नहीं रहेगा, है ना। चलिए तो बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम बात कर रहे हैं लाइकेंस में होने वाले रिप्रोडक्शन की, ठीक। तो बच्चों, जब आप लोअर क्लासेस में रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोड्यूस करने का मतलब ही होता है कि कोई एक बॉडी से एक नई बॉडी का बनना, है ना, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब वो रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है, या तो असेक्सुअल या तो सेक्सुअल, है ना। अब यहाँ पे हम भी इसको दो हिस्से में पढ़ने वाले हैं, देखेंगे कि किस तरह से रिप्रोडक्शन लाइकेंस में होता है। लाइकेंस क्या थे ये लास्ट क्लास में बता दिया था बच्चों, कि जो एल्गी है और जो फंजाई है, इन दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब एक ऐसा पार्टनरशिप जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ हो, एल्गी को फंजाई से, फंजाई को एल्गी से, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं लाइकेन, ठीक। तो ज्यादातर लाइकेंस जो होते हैं ना बच्चों, वो ज्यादातर असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि कुछ ही ऐसे होते हैं जो उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, मतलब वो सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या मेथड है, और फिर हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है लाइकेंस में, ठीक है। चलिए, तो जब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो जब भी कंडीशंस फेवरेबल है, फेवरेबल कंडीशन क्या होती है बच्चों, मतलब एक ऐसी कंडीशन जो उनके लिए अनुकूल है। मतलब अगर मैं कहूँ एक लाइकेन है तो उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, सबसे ज्यादा उसको मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, मॉइस्चर चाहिए, उसको लकड़ी या रॉक चाहिए ग्रो करने के लिए। तो एक बहुत हाई या बहुत लो टेम्परेचर ना हो तब ये लाइकेंस ग्रो करते हैं। तो वो इनके लिए कैसा टेम्परेचर हुआ, वो ये सारी कंडीशन इनके लिए कैसे हुई, फेवरेबल हुई, है ना। तो जब तक ये फेवरेबल कंडीशन इनको मिल रही है तब तक ये क्या होता है कि ये एक्सपैंड करते रहते हैं, ये फैलते रहते हैं, चाहे वो कोई भी एक पत्थर हो, रॉक हो, या चाहे वो लकड़ी हो, ठीक है, ट्री का ही कोई पार्ट हो, बार्क है जैसे, ठीक। लेकिन अगर कंडीशंस ड्राई है, ठीक है, मतलब बहुत सूखा एनवायरनमेंट है, जैसे खासकर हम देखते हैं सर्दियों के समय, विंटर टाइम में ये जो एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा रूखा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो ऐसे में दिया हुआ है कि ये क्रम्बली एंड छोटे छोटे पीसेस में और ये टुकड़े में बट जाते हैं। तो ये कुछ इनके ऊपर असर पड़ता है जो भी इन्वायरमेंट है उसका, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी रहती है, तो मतलब यही है कि फेवरेबल एनवायरनमेंट में बहुत ठंडी और बहुत गर्मी नहीं पड़नी चाहिए, और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, जैसे कि इस समय का जो ये टेम्परेचर है, समझ रहे हैं। अब इस समय में क्या हो रहा है ना, तो बहुत ठंडी पड़ रही है ना तो गर्मी है, एकदम सही टेम्परेचर है, पंखा उनका चल जा रहा है, कूलर या एसी की रिक्वायरमेंट नहीं है,
तो काम बन जाता है। तो ये एक एनवायरमेंट, तो ये इनके लिए फेवरेबल होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, और आगे चल के भाई जब ये छोटे छोटे पीसेस में आ जाते हैं, जब भी बहुत ड्राई कंडीशन है, तो आसानी से हवा के माध्यम से ये उड़ भी जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंच जाते हैं कई बार। अब इसमें यहाँ पे देखते हैं कि भाई लाइकेन है तो इसके दो पार्ट है, एल्गल और फंगल पार्ट। तो इसमें का जो फंगल पार्ट है, ज्यादातर लाइकेंस का वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ताकि ये ढेर सारे स्पोर्स बना सके। मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी बताया है बच्चों कि जो फंजाई होता है उसके बॉडी में एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हाइफी कहते हैं, और ऊपर ढेरों स्पोर्स बनता है एक स्पोरेंजियम के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली फंजाई में ही चलता है। अगर हम इन कहें कि ये दोनों के पार्टनरशिप से लाइकन बनता है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फंजाई में ही होता है। एल्गी में ज्यादातर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कहा जा सकता है कि ओवरऑल ये पूरा जो लाइकेन है वो दोनों ही तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा, असेक्सुअल मेथड से भी और सेक्सुअल मेथड से भी। ठीक, तो यहाँ पे जो स्पोर्स है ये क्या होना चाहिए, ये पूरी तरह से एल्गल पार्टनर से जुड़ने चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई पार्टनरशिप पे तो बिना जुड़े तो नहीं रह सकते, ताकि आगे क्यों जुड़ना जरूरी है, ताकि ये एक नया लाइकेन बना सके। क्योंकि जब तक ये पार्टनरशिप में, तभी तक तो लाइकेन कह रहे हैं। तो जरूरी है कि जब भी फंगस जो है वो अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है और अगर अपने बॉडी में ये ढेरों स्पोर्स बनाता है, तो ये स्पोर्स जब बाहर चल के रिलीज हो जाएंगे, तो इन रिलीज होने के बाद भी इनको किसके पास जाना पड़ेगा, एल्गी के पास ही जाना पड़ेगा। तो अगर इनके स्पोर्स और एल्गी जब साथ में मिल जाएंगे, तभी जाके एक नया लाइकेन बन पाएगा। तो रिप्रोड्यूस करने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि फंगस अलग तरह से रिप्रोड्यूस करे, एल्गी अलग तरह से रिप्रोड्यूस करे, नहीं। अगर ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो तरीका ये होना चाहिए कि आगे चल के भी एक लाइकेन ही बनाए, ना कि अलग का एक फंजाई का ग्रुप, ना एक अलग से एल्गी का ग्रुप, ये नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे देख लेते हैं कैटेगरीज इनकी। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों बात की गई है वेजिटेटिव या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कि इनमें किस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग नहीं है, आगे आप देखेंगे तो फंजाई एल्गी वगैरह अगर आप पढ़ेंगे यूनिट 3rd 4th, तो उसमें देखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अलग है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग है। बट यहाँ पे क्या है कि वेजिटेटिव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक ही में रख दिया है, एक ही कैटेगरी में। और इसमें अगर देखा जाए तो ये कुछ इन फॉलोइंग 3 मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्या क्या ये 3 पार्ट्स हैं जिनसे ये रिप्रोड्यूस करके एक असेक्सुअल तरीके से अपनी बॉडी से नई बॉडी बनाते हैं लाइकेन की। तो वो 3 तरीके हैं। सबसे पहला आता है इसमें फ्रैगमेंटेशन, दूसरा है इसीडिया की मदद से, और तीसरा है सोरिडिया की मदद से। तो ये बच्चों ये सिंपली समझ लीजिए ना, अलग अलग तरह के स्पोर्स हैं या स्ट्रक्चर हैं जो बनते हैं, और इन्हीं के बनने की वजह से एक नई बॉडी लाइकेन की बनती है। तो सबसे पहले हम लोग ये तरीका जानते हैं फ्रैगमेंटेशन, जिस आई थिंक ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप काफी वाकिफ होंगे, है ना। फ्रैगमेंटेशन का मतलब ही होता है बच्चों एक ऐसा तरीका जिसमें बॉडी जो है, कोई भी बॉडी हो, वो टुकड़े में बट जाती है, फ्रैगमेंट में बट जाना। फ्रैगमेंट का मतलब ही होता है टुकड़े में। तो जब फ्रैगमेंट्स की मदद से फ्रैगमेंट बनकर एक नई बॉडी बनती है, तो इस तरीके को, इस मेथड को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो ये देखिए तभी होता है जब कई बार जो थैलस है, थैलस मतलब मैंने लास्ट क्लास से भी बताया था बच्चों, मतलब लाइकेन की जो बॉडी होती है मेन, ठीक है, उसको थैलस कहते हैं। तो ये जो उसकी मेन बॉडी होगी, इसमें क्या होता है कि इसके जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं उनका डेथ और डीके हो जाता है, वो मतलब वो मर सकते हैं, वो डीके हो सकते हैं, सड़ जाते हैं। तब ऐसे में क्या होता है कि इनकी छोटी छोटी पीसेस हैं जो आगे चल के एक नया थैलस बनाने के लिए केपेबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि अगर मैं कहूँ कि एक पूरी बॉडी है, इसका अगर एक हिस्सा मैं समझू कि ये धीरे धीरे अब खराब हो रहा है, तो ये खराब होगा तो ये टूट कर अलग हो सकता है, और जब ये अलग होगा तो इसके अंदर लेकिन इतनी क्षमता है ये आगे चल के एक नई बॉडी बना सकता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि टुकड़े में बटा, एक पूरा बॉडी था जो टुकड़े में बटा, और वो टुकड़ा एक पूरी नई बॉडी, अब इसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये आगे चल के एक नया थैलस पूरी तरह से बनाने के लिए केपेबल है। तो ये चीज इसमें होती है। ठीक, तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। क्वेश्चन बना रहेगा तो कैसे बनेगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई अगर यहाँ पे जो फ्रैगमेंटेशन की मदद से लाइकेंस अगर रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनका कौन सा हिस्सा है जो कि आगे चल के रिप्रोड्यूस करने के लिए लायक होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो डेड और डिकेइंग पार्ट है, ठीक है, जो मर चुका या सड़ा हुआ पार्ट है, उसी से एक नई बॉडी, एक नई फ्रेश बॉडी, अच्छी बॉडी लाइकेन की बनती है। ठीक है,
और ये ऑकर मोर फ्रीक्वेंटली इन पेंडेंट थैलस। पेंडेंट थैलस में ये ज्यादातर फ्रैगमेंटेशन के जरिए ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं जैसे रेमेलिना रेटिकुलाटा। अब यहाँ पे जो नया थैलस है ये क्या होता है, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। अच्छा देखिए, अब ये चीज आपको हर जगह मिलेगी कि जो नया थैलस या जो नई बॉडी है वो पूरी तरह से आइडेंटिकल है जो थैलस से वो बनी है। मतलब अगर मैं कहूँ इस थैलस से ये एक नया थैलस बना है तो इसका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मतलब इसका जो डीएनए वगैरह है वो इससे एकदम मेलजुल खाएगा। क्यों? क्योंकि इसी से ना बनकर तैयार हुआ है, वो कोई नई बॉडी से तो बना नहीं है। अब यही खासियत होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, कि इसमें जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि इन्हीं अब जो ओरिजिनल बॉडी है उसी से टूटकर, उसी से नया बड बनकर, उसी से टुकड़े में बटकर, जैसे फ्यूजन होकर, इस अलग अलग तरीके से जो ओरिजिनल बॉडी है वही टूटकर एक नई बॉडी बनाती है। तो इससे में क्या होता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, चाहे उससे एक नई बॉडी बनी हो, नई बॉडी का और जो ओरिजिनल बॉडी है जिससे वो बनी, उस दोनों का जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक होगा, एक जैसा होगा। ठीक, तो उसमें डिफरेंस नहीं आता। यही सबसे खास बात होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और जब वही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम क्या जानते हैं कि एक मेल थैलस से या मेल बॉडी से गैमेट आएगा, एक गैमेट आएगा फीमेल बॉडी से, दोनों फ्यूज करेंगे तब जाइगोट बनेगा। तो ऐसे में क्या होता है, दो जगह से इंफॉर्मेशन आ रही है जीन्स की या जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ऐसे में क्या होगा, जो नया डीएनए बन रहा है उसमें कुछ प्रॉपर्टी फादर की होगी, कुछ प्रॉपर्टी मदर की होगी, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, किसी एक बॉडी से वो उनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं मेल जोल खाएगा। तो ये चीज एक देखने को मिलती है। तो वही आपको इधर ध्यान में रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया डीएनए बनता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो पुराना डीएनए है वही बनकर तैयार रहता है। ठीक, चलिए अब इसी में बच्चों दूसरा आता है एक मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो कि है इसीडिया। इसीडिया के बारे में बच्चों आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं देखा या भूल गए तो जाके एक बार देख लीजिएगा उस चीज को। ठीक, इसीडिया बच्चों छोटे छोटे, टाइनी मतलब छोटे, एकदम सिंपल ब्रांच्ड और स्पाइनी मतलब नुकीले आउटग्रोथ्स हैं जो कि बॉडी से बाहर की तरफ निकलते हैं थैलस की बॉडी से। और ज्यादातर इनमें दोनों पार्ट होगा। अरे भाई, जब लाइकेन में हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों पार्ट होगा। जो एल्गल पार्टनर होगा उसको हम यहाँ पे फोटोबायंट या फाइकोबायंट कहेंगे, और जो फंगल पार्टनर होगा उसको हम माइकोबायंट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी तरह से कवर्ड किससे होते हैं, कॉर्टिकल लेयर। तो हम ये लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं बच्चों की जो लाइकेन है इसकी बॉडी में कॉर्टेक्स रीजन पाया जाता है ना। तो ये जो दोनों पार्टनर है इनके ऊपर एक कॉर्टेक्स की लेयर जो है वो पाई जाती है थैलस की बॉडी पे। हर एक डिटैच्ड इसीडियम, इसीडियम मतलब समझ लीजिएगा बच्चों कि एक स्ट्रक्चर है जो कि थैलस बॉडी पे, लाइकेन की थैलस बॉडी पर देखने को मिलता है। और ये इतना केपेबल है कि अगर ये टूटकर अलग हुआ तो वो एक पूरी नई बॉडी लाइकेन की बना सकता है। ठीक, तो आपको बेसिकली बच्चों ये नहीं याद रखना है कि इस कैसे प्रोसेस से ये आगे बना रहा है, क्योंकि सबका एक ही प्रोसेस रहेगा, चाहे फ्रेगमेंटेशन हो, चाहे इसीडिया हो, चाहे सोरिडिया हो, इन सब की एक ही कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी कि वो बॉडी के अंदर इतनी क्षमता है कि वो एक नया लाइकेन बना सकता है। आपको याद क्या रखना है, इन स्ट्रक्चर्स के नाम याद रखने हैं कि अगर क्वेश्चन पूछे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकेंस में किसके जरिए होता है तो वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई फ्रैगमेंटेशन के जरिए होता है, इसीडिया की मदद से होता है और सोरिडिया की मदद से होता है। ये आपका दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक जो इसीडियम होता है, डिटैच्ड इसीडियम मतलब कि जो मेन बॉडी जो थी जहाँ पे ये ग्रो किया था, जब उससे ये अलग हो जाता है, डिटैच मतलब अलग हो जाना, तो ये डेवलप किसमें करता है, एक नए थैलस में। अब देखिए यही सेम चीज हमने इसमें भी पढ़ी, कुछ अलग था नहीं था, तो वही चीज इधर भी है। तो फेवरेबल जब कंडीशन मिलती है तभी ये एक नई बॉडी बना देता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स में देखें तो इसमें है पेल्टिकेरा के अलग अलग स्पीशीज होते हैं, ये देखने को मिलता है। अब है नेक्स्ट सोरिडिया। तो सोरिडिया भी क्या होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे होते हैं ये स्ट्रक्चर्स, जल्दी नेकेड आई से दिखते नहीं है, काले काले छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। पाउडरी ग्रैन्यूल मतलब पाउडर जैसे, ठीक है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि पाउडर्स के अंदर जो दरदरे स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनके तरह ये दिखते हैं, या तो बर्ड लाइक आउटग्रोथ मतलब एक कली जैसे निकली होती है उसके तरह ये दिखेंगे। ज्यादातर अपर सरफेस जो होता है थैलस का लाइकेन की बॉडी में, वहीं पर ये पाए जाते हैं।
ठीक। तो ये जो सोरिडियम है, यहाँ पे क्या होता है, कुछ एल्गल सेल्स होते हैं जो कि पूरी तरह से सराउंडेड होते हैं, मतलब एल्गल सेल्स बीच में होंगे और उनके अगल बगल उनको घेरे हुए पाया जाएगा ये फंगल सेल्स या फंगस के हाइफी, वो इनको घेरे हुए रहते हैं। तो सोरिडिया जब डिटैच होगा, देखिए फिर वही कंटेंट हमें मिला कि सोरिडिया जब अलग होता है किससे, थैलस से, मतलब बॉडी से लाइकेन के, और आगे चल के जब ये हवा के जरिए उड़ जाता है, क्योंकि बहुत हल्के और छोटे होते हैं तो आसानी से हवा के माध्यम से उड़ जाएंगे, और आगे चल के जब एक सूटेबल सबस्ट्रेटम में पड़ेंगे, एक सबस्ट्रेटम वो पार्ट है, लास्ट लेक्चर में भी बताया था, जहां पर ये ग्रो करते हैं। तो लकड़ी हो गया और पेड़ की लकड़ी हो गई, इसके अलावा मिट्टी हो गया, इसके अलावा पत्थर हो गए, जहां पे ये ग्रो करते हैं उसको सबस्ट्रेटम कहते हैं। तो जब इनको एक सही तरीके का सबस्ट्रेटम मिल जाएगा तो ये जर्मिनेट करते हैं, मतलब ये ग्रो करते हैं और एक नया थैलस या एक नया लाइकेन बना देते हैं। तो इन तीन जरिए से, तो सब में देखिए बच्चों बेसिक एक ही चीज मिली, हमें बस नाम याद रखना है कि फ्रेगमेंटेशन, इसीडिया और सोरिडिया, इन तीनों की मदद से लाइकेंस असेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने 10 स्लाइड में डाल दिए हैं, है ना। तो इसको देखेंगे, अगर इसको मैं जरा जूम इन कर दे रही हूँ, ये एपोथीशियम, ये भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं आप लोग को कोर्स में। सोरिडिया, इसीडिया है, तो देख रहे हैं इसीडिया जो है वो कैसा दिख रहा है, ऐसा देखिए ऊपर की तरफ ऐसा ग्रो किया हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा फिलामेंटस है, कह सकते हैं, ये ऐसे ऐसे के तरीके से। तो ये देखिए ऐसे ग्रो कर रहा है ना, ये इसीडिया है। अब इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये बाहर से आपको कुछ पूरे लाइकेन की थैलस पे देखिए कुछ ऐसा उभरा हुआ देखने को मिलेगा, जबकि इसमें एकदम ये छोटे छोटे ऐसा लग रहा है, इसके ऊपर देखिए जैसे पाउडर बिछा हुआ है और उसके छोटे छोटे दरदरे स्ट्रक्चर है, तो वो कहलाएगा तब सोरिडिया। तो सोरिडिया देखिए, इसमें देखिए ढेर सारे आपको हाइफी भी देखने को मिल रहे हैं जो कि फंगस के होते हैं, और साथ में बीच में आपको एल्गी देखने को मिल रहा है, ये जो आपको डार्क ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो एल्गी और फंगस जो है यहाँ पे, तो इसमें एल्गी और फंगस साथ में है, इस पूरे स्ट्रक्चर को सोरिडिया कह रहे हैं। अब ये देखिए बाहर की तरफ भी इधर निकल रहे हैं, अब ये जब यहाँ पे तेजी से हवा चलेगी तो ये आसानी से उड़ जाएंगे, और जब सबस्ट्रेटम इनको सही तरीके का मिलेगा तो जर्मिनेट कर जाएंगे। ये इसीडिया है, ये सोरिडिया है, कुछ इस तरह से दिखते हैं। एपोथीशियम भी होता है, उसमें देखिए ये जैसे कप जैसे स्ट्रक्चर जैसे लग रहे हैं ना, जैसे आपने ब्रायोफाइटा में पढ़ा होगा कप लाइक स्ट्रक्चर, जेमा जैसे आप कहते हैं, गेमा जेमा कुछ भी कह लीजिए, तो वो ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर जैसे बन रहा है, तो वो एपोथीशियम कहलाता है। तो ये भी एक तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि असेक्सुअल तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं बच्चों की लाइकेंस जो होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वही जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो हम लोग को यहाँ जानना जरूरी है कि मेल गैमेट क्या है और फीमेल गैमेट क्या है, या मेल बॉडी को क्या कहते हैं और फीमेल बॉडी को क्या कहते हैं। बाकी आगे की जो प्रोसेस है वो हमें पता ही है कि भाई जो भी बॉडीज रहेगी, जैसे मैं यहाँ बना दूँ, मैं यहाँ बॉक्स बना दी, उसका मतलब ये नहीं समझेंगे कि भाई कि लाइकेन की बॉडी इधर जो मेल बॉडी है वो बॉक्स जैसी है ना, सिर्फ समझाने के लिए। और एक दूसरी बॉडी है, इसको हम लोग कह रहे हैं ये एक फीमेल बॉडी है, ठीक है। अब ये दोनों जब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों जब एक साथ में आएंगे, मतलब कह सकते हैं या तो यहाँ से कुछ गैमेट्स निकल रहे हैं, यहाँ से दूसरा एक गैमेट निकल रहा है, दोनों क्या करेंगे, फ्यूज कर जाएंगे, फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन से क्या बनेगा, एक जाइगोट बनेगा। यही आगे चल के क्या करेगा, एक नई बॉडी बनाएगा या एक नया थैलस बनाएगा पूरे लाइकेन का। तो कुछ इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिया है कि लाइकेंस जो है इनके सिर्फ एक ही पार्ट होता है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और वो है फंगस। एल्गी में ये चांस नहीं है, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि लाइकेंस में जो सिर्फ फंगल पार्टनर है, मतलब जो माइक्रोबायट है, वो रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली। और सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो लाइकेंस है ये कई बार ऐसा होता है कि भाई ये जुड़े रहते हैं ना, है ना, मतलब ऐसा रहता है कि एक तो एल्गी है और दूसरा जो फंगस है वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि वो एस्कोमाइसिटीज हो सकता है, बेसिडियोमाइसिटीज हो सकता है, ड्यूट्रो हो नहीं सकता, क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज की खासियत ये होती है इस फंगस की कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है।
ठीक है। तो आप ज्यादातर देखेंगे कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है एक लाइकेन की बॉडी में, तो उसमें जो फंगस है वो या तो एस्को होगा या तो बेसिडियो होगा, है ना। तो बेसिडियो लाइकेन तो देखिए तो साफ साफ लिखा है कि जो लाइकेन्स है या तो वो एस्कोमाइसिटीज होंगे, ठीक। तो लाइकेन में जो इधर फंजाई है वो या तो एस्कोमाइसिटीज होगा या तो बेसिडियोमाइसिटीज होगा। देखेंगे ध्यान से, देखिए ड्यूट्रोमाइसिटीज का नाम निशान नहीं है, इसका मतलब है कि ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, इसीलिए उन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। फंजाई में पढ़ेंगे तो ये चीजें वापस आएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ ये पढ़ा है हल्का। तो एस्कोमाइसिटीज जो है ये सेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स बनाते हैं, और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे आप जान सकते हैं कि इनके सेक्सुअल स्पोर को क्या कहते हैं। तो अगर नाम है एस्कोमाइसिटीज तो आपको याद रखना है कि इससे जो स्पोर बनेंगे उसको एस्कोस्पोर बोलेंगे। तो सिंपली इनका जो नाम है ना उसका आधा पार्ट निकाल लीजिए और उसके आगे स्पोर वर्ड जोड़ दीजिए, तो वही इनका सेक्सुअल स्पोर कहलाएगा। बिल्कुल उसी तरह बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं, मतलब इस टाइप के जो फंजाई होते हैं इस पूरे लाइकेन के अंदर, उनके अंदर यहाँ पे क्या होता है, जो स्पोर्स बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेसिडियोस्पोर, ठीक है। तो उनको हम बेसिडियोस्पोर कहेंगे। तो इन्हीं दो तरह के स्पोर्स हैं जो कि बनेंगे। तो इनके स्पोर्स को हम लोग जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं या सेक्सुअल प्रोपेग्यूल्स कह लीजिए, यही जो स्पोर्स है वो या तो एस्कोस्पोर्स कहलाएंगे जो कि एस्कस के अंदर बनते हैं, या तो बेसिडियोमाइसिटीज जो है उनके जो सेक्सुअल स्पोर है उनको हम बेसिडियोस्पोर कहेंगे। जो जिस बॉडी के अंदर बनते हैं उनको कहते हैं हम बेसिडिया। तो एक जगह एस्कस है एक जगह बेसिडिया है, जिस बॉडी वो बॉडी का है वो हिस्सा है जिसके अंदर वो स्पोर बन रहे हैं, है ना। तो एस्कोस्पोर्स एस्कस में बनते हैं और बेसिडियोस्पोर बेसिडियम में बनते हैं, ये याद रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि एस्कोस्पोर या जो बेसिडियोस्पोर्स हैं इनको सिंपली हम लोग स्पोर्स भी बोल सकते हैं। और अगर यही जो छोटे छोटे लाइकेंस है उनके पास क्या होता है, फंगल पार्ट होता है जिसमें which belongs to the basidiomycetes। तो कई बार बेसिडियोमाइसिटीज ज्यादा अगर इधर देख रहे हैं तो पाया जा रहा है। तो फंगल कंपोनेंट जो है ज्यादातर लाइकेंस का ये पाया जाता है कि वो एस्कोमाइसिटीज की कैटेगरी में आती है। हमने जब लास्ट लेक्चर पढ़ा था बच्चों तो उसमें ये अच्छे से हमने देखा था कि किस प्रपोर्शन किसका कितना है। एस्कोलाइकेंस का सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, बेसिडियो लाइकेंस जो होते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं और ड्यूट्रो उनसे भी कम पाए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी यही चीज दी हुई है कि ज्यादातर जो लाइकेन के फंगल पार्ट होते हैं वो एस्कोमाइसिटीज ही होते हैं जो कि स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं एक सैक, एक बोरे में। सैक मतलब होता है बोरा, बोरे के अंदर एक कंटेनर होता है, उस कंटेनर को एस्कस कह रहे हैं, उसी के अंदर ये स्पोर भरे पड़े हैं। और जब उनको फंगस को एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब यही बोरा फट जाएगा और जितने स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से होता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, अब इन दोनों के नाम आपको इधर याद रखने हैं बच्चों, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब नाम यहाँ पे याद रखना जरूरी है। क्या नाम है भाई, देख लीजिए। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है लाइकेंस में, तो उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, स्पर्मोगोनियम बोलते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम कार्पोगोनियम बोलते हैं या तो एस्कोगोनियम बोलते हैं, ठीक। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। बहुत डिटेल में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बीएससी लेवल पे, एमएससी लेवल पे आप जाएंगे तो एक बार पूछ भी सकता है। बीएससी लेवल पे इतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बट एटलीस्ट आपको नाम याद होना चाहिए, क्योंकि देखेंगे यही पैटर्न मैंने आप लोग को बोला है उधर भी फॉलो करना है। जब मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही थी कि सिर्फ स्पोर्स के नाम, बिल्कुल उसी तरह अगर यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनके नाम आपको याद रखना है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है याद रखिएगा, स्पर्म से याद रखिए, स्पर्म जो होता है मेल से बनता है, तो वहीं से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसको स्पर्मोगोनियम कहेंगे, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसको हम कार्पोगोनियम या एस्कोगोनियम कहेंगे, ठीक। तो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है उसको स्पर्मोगोनिया कहते हैं। कुछ स्पीशीज है लाइकेंस की जिसमें कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, इनपिक्नीडिया लाइक स्ट्रक्चर इनको कहा जाता है, जो कि स्पर्मोगोनिया की तरह बिहेव करते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं। अब ये जो स्पर्मोगोनियम है ये एक फ्लास्क शेप कैविटीज के अंदर बनता है। फ्लास्क शेप कैविटीज का मतलब है बच्चों कुछ इस तरह से, इसको फ्लास्क शेप हम लोग बोलते हैं। तो इसी के अंदर क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं।
है ना, और इसी के अंदर ढेरों स्पोर्स बनेंगे। और धीरे धीरे जब ये यही स्पोर्स जब भाई स्पर्मोगोनियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसमें से जो स्पोर बनेंगे वो मेल स्पोर कहलाएंगे, कार्पोगोनियम में जो स्पोर बनेंगे वो फीमेल स्पोर कहलाएंगे, दोनों स्पोर्स फ्यूज कर गए, भाई हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, इसी तरह से समझना है। तो स्पर्मोगोनियम जो है एक फ्लावर शेप कैविटी के अंदर बनते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द थैलस, और ये भी ज्यादातर ये जो है ये थैलस की अगर ये बॉडी है तो इसका जो ऊपरी सतह है, जो सरफेस है, उसी पर ये स्ट्रक्चर्स ढेर सारे, क्योंकि अभी देखिए मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा बनाया, अगर थैलस इतनी बड़ी सी है तो उसमें ऐसे छोटे छोटे न जाने कितने सारे स्पोर्स या ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको फ्लावर शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसे हम पिकनीडियम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि ये कहाँ से ओपन होते हैं, एक एक्सटीरियर बाहर की तरफ ये ओपन होते हैं पोर की मदद से, तो समझ लीजिए यही वो पोर है ना, तो ये वो पोर है, यहाँ से वो रिलीज होंगे जो स्पोर्स जो भी बनेंगे, ठीक है, और इस छोटे से पोर को हम ऑस्टिओल बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ढेर सारे हाइफी हैं जो कि डेवलप होते हैं, और कुछ इसमें से ऐसे हैं जो स्टेराइल होते हैं, मतलब जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, और बाकी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फर्टाइल कहलाते हैं, जो कि रिप्रोड्यूस करने लायक है। तो यहाँ पे जो फर्टाइल वाले हैं वही जो ज्यादातर, लेकिन ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब ये अपने आप से मूव नहीं कर सकते, जो अपने आप से चल फिर नहीं सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, उन्हें हम कहते हैं नॉन मोटाइल। तो ये नॉन मोटाइल होते हैं और इनको मेल सेल्स कहते हैं, और इन्हीं को क्या क्या कहा जाता है, स्पर्मेशिया, मतलब स्पर्मोगोनियम से जो गैमेट निकलता है, मेल गैमेट निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेशिया, ठीक है। अब यही जो नॉन मोटाइल सेल्स है यही आगे डेवलप होते रहते हैं और फर्टाइल होने लगेंगे, और यही स्पर्मेशिया फिर आगे चल के इस ऑस्टियोल की जगह से यहीं से रिलीज होना शुरू कर जाएंगे, है ना। तो यही है, स्पोर्स का नाम याद रखिएगा, ऑर्गन का नाम याद रखिएगा जो कि है स्पर्मोगोनियम, और गैमेट का नाम याद रखिएगा। देखो ऑर्गन के अंदर गैमेट बनता है, तो ऑर्गन है स्पर्मोगोनियम और जो गैमेट है वो है स्पर्मेशिया, ये याद रखना है अच्छे से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको हम कार्पोगोनियम कह रहे हैं। कार्पोगोनियम भी हाइफी के ऊपर डेवलप कर रहा है, डेवलप्स फ्रॉम द हाइफी, जो कि एल्गल लेयर में ही पाया जाता है, वहीं से ये डेवलप करते हैं। यहाँ पे भी दो इसके हिस्से होते हैं, एक अपर स्ट्रेट पोर्शन जिसको हम ट्राइकोगाइन कहते हैं, एक ऊपरी स्ट्रक्चर, और जो नीचे का घुमा हुआ एकदम कॉइल्ड पार्ट होता है उसको हम एस्कोगोनियम कहते हैं या ऊगोनियम भी कहते हैं। अब यही जो है ये अंदर देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिला आपको वो देखने को मिला कि थैलस का जो सबसे ऊपरी लेयर है वहां पे है, जबकि जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कार्पोगोनियम, ये देखने को मिल रहा है कि ये मेडुला या अंदर के रीजन में पाए जा रहे हैं, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइकेन की बॉडी के अंदर धंसा रहता है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइकेन के सरफेस पे रहता है, उसकी बॉडी के सरफेस पे रहता है, ठीक है। अब ये जो इसका निचला पोर्शन है, जो टर्मिनल पोर्शन है, वो ट्राइकोगाइन वही एक लॉन्ग सेल में डेवलप कर जाता है, जो कि आगे चल के प्रोजेक्ट होता है बाहर की तरफ, बियॉन्ड द सरफेस ऑफ थैलस, थैलस का जो सरफेस है उसके बाहर। और इसके पास एक सेल वॉल होती है जो कि किसका बना होता है, जिलेटिन का, ठीक। तो ये ज्यादातर मल्टी सेल्यूलर होता है, और जो सेल्स होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब एक ही न्यूक्लियस उनके अंदर पाया जाता है, या तो मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, मतलब ढेर सारे न्यूक्लियस भी एक सेल में पाए जा सकते हैं, ठीक। और ये भी फर्टाइल होते हैं, जो एस्कोगोनियम का नीचे सेल्स होते हैं, जो बेसल सेल है, जो सबसे नीचे वाला सेल है वो फर्टाइल होगा, दोनों फ्यूज करेंगे, हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। तो बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है इनके नाम, कार्पोगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम, एस्कोगोनियम जो है, सॉरी एस्कोगोनियम कह रहे हैं, एस्कोगोनियम या कार्पोगोनियम दोनों इसी का नाम है, और उसको बोलेंगे स्पर्मोगोनियम, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और जो गैमेट्स बनते हैं, स्पर्मेशिया बन रहा है वो भी याद रखिएगा, वहां पे एग सेल्स बनते हैं वो याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों एक जनरल डिस्क्रिप्शन जो लाइकेंस का था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो लाइकेंस में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट टॉपिक में लाइकेंस के आते हैं, जो कि आता है हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और साथ में इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तो किस तरह से ये इम्पोर्टेंट है लाइकेंस जो है, किस तरह से ये एक किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को पैसा दे सकते हैं, तो उसमें हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। साथ में हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, मतलब कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कैसे लाभकारी
है ना, मतलब कैसे ये बेनिफिशियल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। जो ये इसी को हम लोग इस इम्पोर्टेंस को कहते हैं इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, क्योंकि इकोलॉजी का मतलब एनवायरमेंट से है और इकोनॉमी का मतलब पैसे से होता है। तो किस तरह से ये इकोनॉमी में मदद करते हैं, किस तरह से इकोलॉजी को मेंटेन करने में मदद करते हैं, दोनों का इंपॉर्टेंस पूछा जाता है। इसको कभी भी बच्चों अंडर एस्टिमेट मत करिएगा कि ये टॉपिक बड़ा आसान है, नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है पूछ देगा कि सोर्स ऑफ फूड में कौन से लाइकेन आएंगे, ऑप्शंस दे देगा। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये फूड का सोर्स है, किस तरह से बाकी चीजें इनसे बनता है, किस तरह से इनसे मेडिसिन बनता है। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करेंगे लाइकेंस की, है ना, कि किस तरह से इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। चलिए चलिए आइए देखते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, जिनसे पैसा मिले, ऐसे लाइकेंस क्या है, लाइकेंस कैसे यूज में आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें है फूड के तौर पर, खाने के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ तरह से यहाँ पे ये फूड के तौर पर काम आते हैं। कितने लाइकेंस हैं जिनको खाया जाता है बहुत सारी कंट्रीज में, है ना, वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इनका मेडिसिन में भी यूज है, मतलब इनसे दवा बनती है। लाइकेन से बहुत सारी ऐसी लाइकेन से दवाई बनती है जो कि बहुत लाभकारी होती है जॉइंट पेन वगैरह में, और बहुत अलग अलग तरह के डिजीजेस जैसे जॉन्डिस वगैरह में, वो भी ये देखेंगे। और तीसरा है केमिकल यूज, मतलब बहुत सारे लाइकेंस हैं जिनसे केमिकल्स बनते हैं। और भाई केमिकल्स बन रहे हैं, मेडिसिन बन रहा है या फूड बन रहा है, इन सबको जब मार्केट में लाया जाएगा तो इसके एक्सचेंज में पैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये लाइकेंस एक तरह से इकोनॉमिकली यूज में आते हैं। ठीक, और फिर हम लोग इनकी बात करेंगे कि किस तरह से ये इकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए इसके यूजेस को फटाफट हम देख लेते हैं। तो एज अ सोर्स ऑफ फूड की अगर हम बात करें तो जो लाइकेंस है इनके अंदर पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं। अब ये पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं बच्चों, तो पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं ना वो एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अब देखिए क्योंकि इनके अंदर एल्गल पार्टनर भी है, तो हम सब जानते हैं भाई कि एल्गी है या प्लांट है, प्लांट और एल्गी काफी मेल जोल खाते हैं। तो हम सब जानते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल क्या हो सकता है, सेल्यूलोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, ग्लाइकोजन हो सकता है। ग्लाइकोजन तो एनिमल बॉडी में होता है, स्टार्च सेल्यूलोज ये सब पाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं लाइकेंस जो है वो बहुत ज्यादा उनके अंदर पॉलीसैकेराइड्स पाए जाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिनको तोड़ना आसान नहीं है। अगर हम केमिकली उन्हें तोड़ना चाहें तो वो आसान नहीं होता। जैसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो वो है ग्लूकोज, लेकिन कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं तो उसमें ग्लूकोज के ढेर सारे यूनिट साथ में जुड़ गए होंगे, तब जाके वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड बनकर तैयार होता है। ठीक, तो जिससे यहाँ पे देखेंगे कि कुछ विटामिन हैं, कुछ एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो वो सब भी यहाँ पे इनसे इनके अंदर पाए जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है हमारा कैट्रेरिया आइसलैंडिका। अब ये क्या है, तो ये एक आइलैंड मॉस है, आइसलैंड मॉस कह सकते हैं, जो कि एक फूड के तौर पर यूज किया जाता है बाहरी कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड वगैरह में। और ठीक है, तो बाकी कंट्रीज में एज अ फूड सोर्स इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आइसलैंड मॉस कहलाता है। ठीक, उसके अलावा कुछ स्पीशीज है यहाँ पे पार्मेलिया के, या तो इन्हें रॉक फ्लावर भी कहते हैं। ठीक, और वहां पे ओरिजिनली देखा जाए तो रथपू कहते हैं तेलुगु में। ठीक है, और कुल्लू हुहू कहते हैं कन्नड़ में। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम से भाई इस खाने को जाना जाता है। ठीक, तो ये भी एक तरह से कढ़ी बनाने में काम आता है। जो कढ़ी होता है आप सब जानते होंगे, दही का बनता है, बेसन का बनता है कढ़ी, है ना, कढ़ी चावल सभी जानते होंगे आई थिंक, जितने लोग भी वीडियोस देख रहे हैं। तो कढ़ी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं साउथ के एरिया में यहाँ पे क्या करते हैं, इस रथपू जो है एक तरह का लाइकेन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कढ़ी बनाने में। ठीक, और साथ में यहाँ पे देखें तो कुछ ऐसे भी हैं जैसे एवर्निया प्रूनेस्ट्री। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, इजिप्शियंस इसका यूज करते थे। किस लिए यूज करते थे, एक बेकिंग पाउडर के तौर पर। तो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खाना बनाने के तौर पर अगर देखा जाए तो लाइकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं कढ़ी बनाने में काम कर रहे हैं, कहीं बेकिंग पाउडर बनाने, मतलब कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल केक वगैरह बनाने में भी हो सकता है ना। तो फ्रांस वगैरह में देखा जाए तो लाइकेंस का यूज जो है चॉकलेट्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, चॉकलेट्स और पेस्ट्रीज बनाने में। अब आप ये सब टेस्टी टेस्टी नाम सुन सुन के भूख लग रही होगी, है ना, ऐसा तो है तो नहीं है, बताइएगा। तो बच्चों ये क्योंकि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है तो फूड पढ़ रहे हैं तो भाई आ रहा है ये सारी चीजें, है ना। कुछ स्पेशीज हैं यहाँ पे जैसे कि पार्मेलिया वगैरह, कि इनको एज अ फूड यूज किया जाता है साउथ इंडिया में। ठीक है, लैकेनोरा एस्क्यूलेंटा है,
ये भी एक तरह का लाइकेन है, जिसका जो कॉमनली इनको मन्ना लाइकेन कहते हैं। और ये भी बहुत सारे एशिया वगैरह में, एशिया के कुछ जगह पे डेजर्ट ट्राइब्स जो है वो उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो कुछ स्पीशीज होते हैं लाइकेंस की जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे टुंड्रा फ्रूटिकोज लाइकेन, ठीक है, क्लेडोनिया, यहाँ पे एक रेंडियर मॉस है, ठीक है, इसे रैंजीफेरिना कहते हैं। और बाकी के कुछ टुंड्रा लाइकेंस जिनको फूड के तौर पर यूज किया जाता है, बहुत सारे एनिमल्स यूज करते हैं जैसे फॉर्मस्क, ऑक्स, ठीक है, और बाकी के एनिमल्स के लिए मतलब एक चारा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं एक फूड हमारे लिए तो है ही, लेकिन साथ साथ एज अ फॉडर मतलब चारा के तौर पर एनिमल्स के लिए भी इसको इस्तेमाल लाइकेंस का किया जाता है। ठीक है, इसमें है कैटरेरिया आइसलैंडिका, जिसका यूज एज अ फॉडर किया जाता है, जो कि हॉर्स वगैरह जो होते हैं, घोड़े जो होते हैं, उनको एक एज अ चारा के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ये सारे हैं बच्चों, ये सब याद रखिएगा। आप चाहे तो याद रख सकते हैं, एक दो और पढ़ेंगे तो भी ठीक रहेगा। बहुत डिटेल में इसके अलग अलग सारे स्पीशीज का नाम याद रखने की जरूरत बीएससी लेवल पे तो नहीं पड़ती है। ठीक है, एमएससी लेवल पे आप जाएंगे तो जरूरत पड़ती है, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कोई टॉपिक दिया है तो उसमें आपको एटलीस्ट अगर फूड सोर्स के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें 2-3 जीनस स्पीशीज का नाम लिखा होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। तो बीएससी लेवल पे लेकिन जा रहे हैं तो बस याद रखिएगा कि किस किस चीज में यूज होता है, जैसे कड़ी प्रिपरेशन में है, बेकरी वगैरह में है, चॉकलेट्स प्रिपरेशन में है, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों इसमें मेडिसिनल यूज में, है ना। तो मेडिसिनल यूज की बात करते हैं। तो मेडिसिनल अगर यहाँ पे यूज की अगर बात करें तो भाई क्या जो लाइकेंस है इनसे मेडिसिन भी प्रोड्यूस होता है, तो बिल्कुल मेडिसिन भी बनाने में काम आते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्पीशीज है लाइकेंस के जिनको यूज किया जाता है फोक मेडिसिन, ताकि ये फीवर है, जॉन्डिस है, स्किन के बहुत तरह के डिजीजेस हैं, एपिलेप्सी है, ये सबको क्योर करने के लिए बहुत सारे लाइकेंस का इस्तेमाल किया जाता है। येलो सब्सटेंस होता है, ये याद रखिएगा, इसे अस्निक एसिड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि लाइकेंस में एक टेस्निक एसिड पाया जाता है जो कि उसनिया बारबाटा एक तरह का लाइकेन है, इससे प्रोड्यूस होता है। और इसको क्या किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ में मिक्स किया जाता है, और ये आगे चल के एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन के तौर पर यूज होता है। किस लिए, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी को क्योर करने के लिए, उसको सही करने के लिए। ठीक है, तो उसनिक एसिड और साथ में स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के एक दवाई तैयार की जाती है जो कि टीबी वगैरह को क्योर करने में मदद करता है। ठीक है, ये बाकी और जैसे कि यहाँ पे ऑइंटमेंट क्या होता है बच्चों, जो कि आप जैसे कि आपको कहीं चोट वोट लग गई जिसमें कट वट आ गया, तो आप देखते हैं ना कि कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल आप उसको करते हैं ताकि उस चोट पे आप लगा सकें। तो जो लगाने के लिए ऊपर से जो भी चोट है उस पर जो मेडिसिन लगाते हैं उसको हम स्पेसिफिकली ऑइंटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ऑइंटमेंट का भी इस्तेमाल मतलब ऑइंटमेंट बनाने में भी लाइकेंस का इस्तेमाल किया जाता है। वाउंड्स मतलब घाव होता है, या तो जल गया एरिया है तो वहां पे भी इसको लगाने में काम आता है। म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस एक म्यूसिलेज जैसा सब्सटेंस है, मतलब म्यूसिलेज समझ रहे हैं ना, जैसे एक लिक्विड स्लाइमी सब्सटेंस जो होता है वो प्रोड्यूस होता है कैटरेरिया आइसलैंडिका। अब देखिए ये आपको ऊपर भी देखने को मिला फूड सोर्स में, तो आप कुछ एक दो जीनस स्पीशीज का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आइसलैंड मॉस जो है इसको एज अ लैक्सेटिव भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और यहाँ पे कुछ और भी एसिड्स वगैरह हैं, एक कंपाउंड ऑब्टेन कुछ लाइकेन से यूज होता है जो कि एंटी कैंसर ड्रग्स बनाने में भी काम आता है। तो इस तरह से ये मेडिसिनल पर्पस में भी। अच्छा, रोशेला यहाँ पे मॉन्टैग्नी जो है इसका यूज किया जाता है एंजिया वगैरह के डिजीज को ट्रीट करने में। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इनका कुछ ये मेडिसिनल यूज हो गया। लास्ट में इकोनॉमिक यूज में देखें तो कुछ केमिकल यूज भी है, मतलब कि केमिकल्स बनाने में भी लाइकेंस का इस्तेमाल होता है। देखिए इसमें फिर से आपको कैटरेरिया आइसलैंडिका मतलब कि आइसलैंड मॉस जो है इसमें भी मिल गया। तो देखना कुछ जगह कॉमन जब मिल रहा है हमें कि भाई अगर हमें 2-3 चीजें बताई गई उसमें हमें कॉमन कोई एक लाइकेन है जो बार बार मिल रहा है, तो हम उसको याद रख सकते हैं। तो एक दो नाम आप चाहें तो इस टॉपिक से याद कर लीजिएगा। तो इसमें कुछ स्पीशीज है लाइकेंस को जो कि ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में, ठीक है, और डिस्टिलिंग में, टैनिंग में, डाइंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जैसे कि ब्रूइंग इंडस्ट्री वगैरह हो गया, जैसे कि कुछ ड्रिंक्स बनाने में काम आ गया। ठीक है, उसके साथ में डिस्टिलेशन मतलब छानने का जो काम होता है, पढ़ा होगा अपने लोअर क्लास में।
टैनिंग वगैरह का काम, डाई वगैरह करने का काम में भी केमिकल्स जो है वो लाइकेन से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, एक ब्लू डाई है ऑर्शिल जो है, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? रोशेला से। रोशेला भी एक तरह का क्या है? लाइकेन है, और ये एज अ डाई यूज किया जाता है, और ताकि ये वुलन आर्टिकल्स वगैरह को कलर दे सके। ठीक है, एक लंगवॉर्ट लाइकेन है जिसको टैनिंग में, ब्रूइंग में और यहाँ पे बाकी ब्रूइंग इंडस्ट्री वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्वीडन और रशिया में अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस होता है कुछ लाइकेन से। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल आ गया आपका फिर से आइलैंड मॉस। तो आइसलैंड मॉस जो है यहाँ पे इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और किस फॉर्म में रहता है ये? इस कार्बोहाइड्रेट का नाम है लाइकेनिन। तो लाइकेनिन के फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और ऑर्सिन एक तरह का बायोलॉजिकल स्टेन है, ये भी रोशेला टिंक्टोरिया से पाया जाता है। तो आपको बस याद रखना है बच्चों कि लाइकेंस जो है उसका इस्तेमाल केमिकली कैसे हो सकता है, आपका टैनिन्स वगैरह में, डाइंग वगैरह में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में, ये सब जगह पे भी इस्तेमाल एज अ केमिकल लाइकेंस का किया जाता है। ये आपको इधर याद रखना है बस। अब फंगल कंपोनेंट भी होते हैं कुछ लाइकेंस के, जो कि भाई फंगस है तो कुछ कलर पिगमेंट्स भी ये प्रोड्यूस करते हैं। भाई कलर है तो उसी का इस्तेमाल हम डाई बनाने में करेंगे, है ना। तो इनका भी यूज किया जा रहा है डाई वगैरह में, जैसे देखिए फैब्रिक्स वगैरह को, कपड़े वगैरह को कलर देने के लिए। तो यहाँ पे इसी में से एक है आपका ऑर्शिल। लिटमस जो है, अब लिटमस आप सब जानते हैं बच्चों, ये तो बहुत कॉमन है है ना। लिटमस पेपर आप 9th-10th में रहे होंगे तो आपने इसका इस्तेमाल किया होगा। एक तरह से क्या बताता है? किसी भी सोल्यूशन को बताता है कि वो एसिडिक है या नहीं, एसिडिक है या बेसिक है या नहीं, ये बताता है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक यूज हुआ है, और वो है लिटमस। तो लिटमस जो होता है वो आपका एक तरह का कह सकते हैं कि लाइकेन से ही बनता है। लिटमस पेपर जो होता है आप जानते रहिए, 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा, 10th में रहा होगा लाइकेंस के बारे में। तो आप लिटमस पेपर के बारे में, सॉरी, लाइकेंस भी रहा होगा, है ना, लेकिन लिटमस पेपर भी रहा होगा कि इसमें बताया गया है कि जो लिटमस पेपर है वो लाइकेंस से बनता है। तो कहीं ना कहीं उसका भी इस्तेमाल भाई केमिस्ट्री लैब में चलता ही है, तो कहीं ना कहीं ये भी केमिकल्स बनाए। तो लिटमस जो है एक डाई के तौर पर यूज किया जाता है केमिकल लैब में। ठीक है, जो कि एसिड बेस का इंडिकेटर है, जो वो बताएगा कि कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक, तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है ये लिटमस? तो ये याद रखिएगा, ये एक तरह के लाइकेन जिसका नाम है रोशेला माउंटेंगिल, इनसे बनकर तैयार होता है। कुछ लाइकेन स्पीशीज हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं बहुत तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, जैसे कि लाइकेन एसिड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? जो कि नेचुरली पाए जाते हैं, जिन्हें हमने अपनी तरफ से एज अ ह्यूमन हमने नहीं बनाया है। ठीक है, उन्हें ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। तो यूजफुल होता है ये लाइकेंस वगैरह को पहचानने में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। परफ्यूम्स, अब केमिकल्स की बात हो गई, अब आते हैं बात परफ्यूम्स पे। तो परफ्यूम्स भाई हर कोई जानता है कि एक कह सकते हैं कि नाइस फ्रूटी स्मेलिंग या गुड अच्छे स्मेल करने वाला एक सब्सटेंस है, स्प्रे किया जाता है बॉडी पे, है ना। तो जो परफ्यूम्स होते हैं ये एक स्वीट सेंटेड थैलाई है जो कि कुछ लाइकेन से भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज किए जाते हैं। सेंटेड जो इंसेंस है ये कुछ स्पीशीज जैसे रैमेलिना और एवर्निया, ये दोनों स्पीशीज से, या आप कह लो इन दोनों लाइकेन से परफ्यूम्स वगैरह बनाए जाते हैं, रैमेलिना से और एवर्निया से। ठीक, तो बच्चों ये बात हो गई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, कि किस तरह से लाइकेंस जो है वो इकोनॉमी में मदद करते हैं। परफ्यूम्स, केमिकल्स, फूड बनाने में ये काम देते हैं। अब आते हैं लास्ट आखिरी हमारे टॉपिक पे लाइकेंस के, और वो है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बड़ा आसान टॉपिक है ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों? मतलब कि लाइकेंस जो है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए कैसे लाभकारी है, ये जानना है ना। तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में सबसे पहला आता है बच्चों, ये आपने बहुत छोटे से पढ़ा होगा कि व्हाई लाइकेंस आर कॉल्ड पोल्यूशन इंडिकेटर। पढ़ा होगा आपने कि क्यों लाइकेंस को पोल्यूशन का इंडिकेटर मानते हैं, कि अगर कहीं पोल्यूशन है तो क्या लाइकेन वहां पे ग्रो करेगा या नहीं, ये पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाइकेंस है वो कभी भी पोल्यूटेड जगह पे, जहां बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, उस जगह पे लाइकेन कभी नहीं ग्रो करता, क्योंकि जो पोल्यूशन होता है ना उसमें पाए जाने वाले स्ट्रॉन्ग जो पोल्यूटेंट्स हैं वो क्या करते हैं, लाइकेन की थैलस जो है या लाइकेन की जो बॉडी है उसको खराब कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, तो बन नहीं सकते वो। तो कहीं ना कहीं एक तरह से एक पोल्यूशन इंडिकेटर ही हुए ना। अगर एक एरिया में हम गए, वहां पे हमें लाइकेन ग्रो करता हुआ दिखा, तो हम बोलेंगे भाई ये एरिया तो बहुत साफ है, यहाँ तो पोल्यूशन नहीं है। और अगर जहाँ पे लाइकेन हमें नहीं दिख रहा, मतलब समझ जाइए वहां पोल्यूशन बहुत ज्यादा है।
है ना। तो इस तरह से रहता है। तो लाइकेंस जो है ऐसे एरिया में पाए जाते हैं बच्चों जहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम होता है या तो एकदम ही नहीं होता है, बहुत कम तो छोड़ दीजिए, नहीं के बराबर होना चाहिए, तभी लाइकेंस ऐसी जगह पाए जाते हैं। तो इसीलिए इनको पोल्यूशन इंडिकेटर्स कहा जाता है। लाइकेंस जो है ये कह सकते हैं कुछ लाइकेंस होते हैं ऐसे जो कि कुछ हद तक पोल्यूशन को सह ले जाते हैं, टॉलरेट कर जाते हैं, जैसे कि सल्फर या नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो कि पोल्यूशन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो अगर थोड़ा भी पोल्यूशन रहा तो उनकी बॉडी खराब हो जाएगी, या कह लो दूसरे शब्दों में तो जहाँ बहुत पोल्यूशन है वहाँ कुछ ऐसे लाइकेंस है जो ग्रो करते ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से रहता है। तो लाइकेंस जो है ये क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं अपने सरफेस से। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं कि जब ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो टॉक्सिक कंपाउंड है, जो जहरीले पदार्थ हैं, उनको भी एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि लाइकेंस जो है वो ह्यूमंस के लिए तो सही है, क्योंकि भाई जो भी इन्वायरमेंट में जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको भी एब्जॉर्ब कर ले जा रहे हैं। अब उस एब्जॉर्प्शन के बाद ये भले है कि उनकी बॉडी खराब होने लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो बहुत अच्छी बात है कि केमिकल है कुछ जैसे नाइट्रोजन सल्फर के कंपाउंड है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन अगर लाइकेन है तो उनकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले जाएगी। बट एक तरह से दूसरी तरह से देखा जाए तो लाइकेंस की बॉडी को ही मार देगा। तो दूसरे शब्दों में देखें तो ये भी कहा जा सकता है कि लाइकेंस कहीं ना कहीं हमारी जो जान है वो बचा रहे हैं, क्योंकि वो पोल्यूशन को भी एब्जॉर्ब कर ले जा रहे हैं, है ना। तो एक ये भी बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है लाइकेंस के होने का। तो इनका यही एक सबसे बड़ी खास बात है कि ये हर चीज एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं। जो भी लाइकेंस है ये एटमॉस्फेयर में आसपास इनके जो भी चीजें उसको एब्जॉर्ब करेंगे, चाहे वो नमी है मतलब पानी ही क्यों ना हो, चाहे वो अच्छे सब्सटेंस क्यों ना हो, चाहे वो पोल्यूटेंट ही क्यों ना हो, ये सब सारी सब्सटेंस को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगते हैं, ठीक। तो इन्हीं को एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसमें, लाइकेन के थैलस में, ठीक। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे बोला है कि साइंटिस्ट कैन एक्सट्रैक्ट दोज टॉक्सिन, कहीं ना कहीं जब ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे टॉक्सिक सब्सटेंस जो केमिकल है जो पोल्यूटेंट है, जब ये लाइकेंस की बॉडी में एब्जॉर्ब हो गए तो लाइकेंस को वहां से साइंटिस्ट उठा लेते हैं और फिर आगे चल के बताते हैं कि कितना लेवल है एयर पोल्यूशन का उस पर्टिकुलर एरिया में। तो कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक स्टडी में भी लाइकेंस काम आते हैं। अब जैसे कि हमें एक पर्टिकुलर एरिया का पोल्यूशन नापना है तो हम क्या करेंगे, वहां ले जाके लाइकेंस रख देंगे, वो लाइकेंस क्या करेंगे उस एरिया के जितने पोल्यूटेड है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, ज्यादा रहा तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, कम रहा तो कम। अब फिर साइंटिस्ट वो लाइकेंस को ले जाएंगे लैब में स्टडी करेंगे और पता करेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में पोल्यूशन कितना है। तो देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये इकोलॉजिकली भी और साथ में साइंटिफिक स्टडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है बच्चों, लाइकेंस जो है ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। एटमॉस्फेयर का जो भी नाइट्रोजन होता है वो आसानी से हमारे ग्राउंड में नहीं आ सकता। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम वगैरह, वो सब नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। दूसरा कुछ हद तक लाइकेंस भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स कर पाते हैं। तो कुछ स्टडीज है जो बता रही है कि लाइकेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है नाइट्रोजन के, है ना, प्लांट्स के लिए। तो क्यों ऐसा है, क्योंकि जब भी ये एल्गी के साथ में जुड़े हैं, फंगस और एल्गी जब भी साथ में तभी वो लाइकेन बन रहा है। तो लाइकेंस जो है ये क्या कर लेते हैं ना, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बना कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब नाइट्रोजन है N2 है सिर्फ, इसको हमने नाइट्रेट बना लिया, है ना। तो नाइट्रेट्स हो गया, या दूसरे केस में कई बार नाइट्राइट्स भी होता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, फ्री नाइट्रोजन जो गैस थी उसको ऑक्सीजन के साथ में जोड़कर नाइट्रेट और नाइट्राइट्स बना दिया। तो कहीं ना कहीं उसको क्या कर दिया उन्होंने कि एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन था उसको एक जगह पे फिक्स कर दिया। कहाँ पे, मिट्टी के अंदर, ग्राउंड के अंदर, है ना। अब जब भी बारिश होती है तो यही जो नाइट्रेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, ये लाइकेंस की बॉडी में से निकलना शुरू हो जाते हैं। और जब ये लाइकेंस की बॉडी में से निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर मिट्टी में डिजोल्व हो जाएंगे और आसानी से फिर यही डिजोल्व नाइट्रोजन के कंपाउंड कौन एब्जॉर्ब कर ले जाएगा, जो प्लांट बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर ले जाएगी। तो ये जो फिक्स नाइट्रोजन है ये ड्यू टू चेंजिंग अनयूजेबल नाइट्रोजन, तो जो कि नाइट्रोजन आसानी से यूज नहीं हो पा रहा है, जो फ्री नाइट्रोजन है ये वाला, इसको हम अनयूजेबल नाइट्रोजन कह रहे हैं। तो वो जब एक यूजेबल फॉर्म में आ जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से हो रहा है, लाइकेंस की वजह से होता है। और ये जो लाइकेंस है ये साइनोबैक्टीरिया का भी इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में जो कि हवा में है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो नाइट्रोजन है ना बच्चों, इसको ये फ्री नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है, इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं हम कुछ लोगों की मदद लेते हैं इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइड में कन्वर्ट करने के लिए,
और उन्हीं में से एक है साइनोबैक्टीरिया, कुछ है सिंपल बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, और कुछ है ये लाइकेंस, ठीक है, जिसमें एल्गी की मदद से फ्री नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। तो कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में अगर देखें तो एक तो ये हो गया इवोल्यूशन इंडिकेटर है, दूसरा ये हो गया कि लाइकेंस जो है वो नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं, ठीक। तीसरा और क्या है हमारा, ये भी देख लेते हैं, सॉइल फॉर्मेशन। तो मिट्टी बनाने में भी जो लाइकेंस है उनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लाइकेंस है जो कि मर जाते हैं, ठीक है, जब भाई एक उनकी लाइफ साइकिल खत्म हुई तो मिट्टी में अगर है, रॉक्स पे हैं, पेड़ पे हैं, तो वो मरेंगे ना, एक समय आएगा। तो ये जो लाइकेंस है ये कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी भाई जब मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे, तो इनके अंदर का जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो भी किस में चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा, ठीक। तो इससे क्या होता है, ये सॉइल को जो है वो इम्प्रूव करते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि बाकी के प्लांट्स जो है वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिट्टी को बनने में, सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। इरोजन कंट्रोल, इरोजन क्या होता है बच्चों, मिट्टी जो है उसका, मिट्टी की कटाई जिसे हम कहते हैं, मतलब मिट्टी का अपर लेयर जो है, टॉप सॉइल जो होता है उसका रिमूवल, उसका हटना इरोजन कहलाता है, सॉइल इरोजन। कहीं ना कहीं क्या होता है कि सॉइल इरोजन को भी रोकता है लाइकेन। कैसे रोकता है, लाइकेंस जो है वो सॉइल को तो उसकी न्यूट्रिएंट को बढ़ा देते हैं। कैसे भाई, यहाँ पे ये क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर उसमें डाल देते हैं मिट्टी में अपना जो भी है, तो ये क्या करते हैं कि ये कहीं ना कहीं मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है उसको बढ़ाते हैं, साथ साथ में उसमें वाटर भी ऐड करते हैं, क्योंकि भाई हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि लाइकेंस के अंदर कैपेसिटी है एब्जॉर्प्शन की, जो भी आसपास चीज है उसको एब्जॉर्ब कर ले जाना। तो कहीं ना कहीं ये वाटर को भी टैप करते हैं, डस्ट और स्लिट वगैरह को भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इनके पास भी एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। हमने पढ़ा था इन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स के नाम बच्चों, क्या नाम था, राइजीन्स, है ना, पढ़ा था स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में। तो राइजीन्स इसमें पाए जाते हैं, बट वो एक्चुअल रूट नहीं होते हैं, है ना, वो एक्चुअल रूट नहीं होते, ये ध्यान देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो रूट लाइक स्ट्रक्चर लाइकेन से बनते हैं वो क्या कर रहे हैं, मिट्टी को बांध रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिट्टी को बहने से रोकते हैं, मिट्टी की कटाई को रोकते हैं, तो सॉइल इरोजन भी रोकने का काम इनका होता है। तो एक तो ये हो गया मिट्टी बना रहे, दूसरा मिट्टी की कटाई को भी रोकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसमें है यहाँ पे लाइकेंस जो है एक हैबिटेट देते हैं, मतलब एक रहने की जगह देते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स को। कैसे देते हैं भाई, हैबिटेट फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। तो लाइकेंस जो है बहुत सारे हैबिटेट देते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को शरण देते हैं, रहने की जगह देते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स को, अर्थ्रोपोड्स को, है ना, अर्थ्रोपोडा क्या है, इंसेक्ट्स ही है ना, और बाकी के छोटे मोटे इनवर्टिब्रेट्स को, और बर्ड्स जैसे है, ये अलग अलग स्पीशीज लाइकेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये अपना नेस्ट बना पाए, ठीक है। तो अपना घोंसला बनाने में जो बर्ड्स होते हैं वो अब घोंसला बनाने के लिए बहुत सारे लाइकेंस का इस्तेमाल करते हैं, जो सूखने लगते हैं लाइकेंस उनका इस्तेमाल करते हैं। और साथ में यहाँ पे क्या होता है, लाइकेंस जहाँ पे मिट्टी में है वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स आके रहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स आके रहते हैं, और अलग अलग छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रहने की भी जगह दे रहे हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स को। नेक्स्ट यूज देखें तो ये वेजिटेशन में भी मदद करते हैं, मतलब यहाँ पे लाइकेंस जो है ये क्या करते हैं कि कॉलोनाइजेशन करते हैं, मतलब शहर, एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ पे जो नंबर है, पॉपुलेशन है, उसको बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी रॉक है, ठीक है, जैसे सपोज करते हैं, हमने अभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी पत्थर वगैरह होता है उस पर लाइकेंस ग्रो करते हैं, है ना। अब लाइकेंस जब इनके ऊपर ग्रो करते हैं तो हमें पता है इनके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजीन्स पाए जाते हैं। तो जो भी राइजीन्स है वो इसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, मे भी एक छोटा मोटा क्रैक होगा जो कि शुरुआत में बहुत छोटा होगा, जो कि एक पत्थर पे है, लेकिन कहीं ना कहीं जो जब वो गैप मिला, जब वो क्रैक मिला, तो उसके अंदर राइजीन्स घुसेंगे और इससे क्या होगा, वो उस क्रैक को और बढ़ाने लगेंगे। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो एक बड़ा पत्थर है वो टूटने लगेगा, और टूटकर ये दो हिस्से में बढ़ गया। फिर आगे ऐसा ही होगा कि इसमें कहीं ना कहीं देखो रॉक्स में जो होता है ना, उसमें हमेशा कहीं ना कहीं दरार पड़ती रहती है। क्यों, क्योंकि जो धूप है सुबह के समय रहती है और रात में ठंडक रहती है, तो ये गर्म ठंडक के वजह से जो रॉक्स हैं उनमें कहीं ना कहीं दरार पड़ने लगती है, और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि एक पत्थर से मिट्टी बन पाती है ना। तो अगर एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं है और वहां पे एक पत्थर था, उस पे लाइकेन ग्रो करने लगा, तो वो लाइकेन क्या करेगा, इस रॉक को सॉइल में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर वहां पे सॉइल है तो धीरे धीरे वहां पे प्लांट्स उगना शुरू हो जाएंगे, और प्लांट उगना शुरू हो जाएंगे तो वो बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी हैबिटेट देगा, जैसे कि वहाँ बर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे छोटे मोटे इंसेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जब लाइकेंस है
तो ये लाइकेंस कहीं ना कहीं वेजिटेशन को आगे बढ़ाते हैं, ये कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं हरियाली आगे बढ़ाते हैं। अगर जहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं था वहाँ ये लाइफ फॉर्म ला सकते हैं, तो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये माउंटेन्स वगैरह पे ग्रो करते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड्स इनकी बॉडी से निकलता है जो कि क्या करता है, डिसॉल्व करता है और रॉक्स को अलग अलग कर देता है। तो मैंने अभी शुरू में ही बता दिया कि जो ये जो लाइकेंस है वो पत्थर को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। किसकी मदद से, कार्बोनिक एसिड्स की मदद से। लाइकेंस जो है रॉक्स वगैरह को खराब करने लगते हैं, जिससे आगे चल के मिनरल्स वगैरह या ऑर्गेनिक मैटर वगैरह भी बनने लगता है। ठीक है, और आगे ये वेजिटेशन बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रहा हमारे लाइकेंस का। तो बच्चों आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है जिसमें हमने आज रिप्रोडक्शन की बात की, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात की, वो अच्छे से समझ में आएगा। बट अभी जाएंगे नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। क्या ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेरे वीडियोस पे लगातार कमेंट करते रहते हैं कि मैम आप कोर्स वगैरह अगर है तो कहाँ से ज्वाइन करें या क्या करें। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू जानेंगे कि हमारा एक ऑनलाइन कोर्स रन करता है बच्चों, जो कि किसके सेमेस्टर के लिए, पहले ये जान लीजिए, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर किसका, बीएससी के लिए, है ना। सारे कोर्स के लिए, चाहे वो मैथ्स हो, ठीक है, चाहे वो बायोलॉजी हो, और ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज के लिए, केमिस्ट्री है, आपको बायो पढ़ना है, बॉटनी पढ़ना है, जूलॉजी पढ़ना है, ये सारे कोर्सेज के लिए हमारा जो सेमेस्टर ऑनलाइन कोर्स है ये रन करता है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए। ठीक, अब इसमें आप देखिए बीएससी मैथ्स आता है, बीएससी बायोलॉजी आता है, और बीएससी एग्रीकल्चर आता है, और बीकॉम भी आता है। तो इतने मेजर इंपॉर्टेंट जो बैचलर कोर्सेज हैं वो हम रन कराते हैं। ठीक, अब यहाँ पे लेकिन क्या है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, आपको सारे जो चैप्टर्स हैं या सारे जो वीडियोस हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो हमारे ऐप पे आप आ सकते हैं और वहाँ पे आप सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं, जितने यूनिट्स हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के 2 यूनिट्स कंप्लीट करा दिए हैं। उसके अलावा मैंने आखिरी के तो कहीं ना कहीं 3-4 यूनिट मैंने खत्म करा दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट शुरुआत करने वाली हूँ एल्गी और फंजाई की। तो ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस अगर हम देखें तो कॉलेज के कंपैरिजन में बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और यही हमारा टारगेट भी है बच्चों कि आप लोग का जो हम कोर्स, ये ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं, हमारा टारगेट यही है कि कॉलेज से पहले हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए, साथ में आगे चल के, ताकि जब वो लोग कोर्स तक पहुंचे या कंप्लीट करने लगे तब तक हम लोग यहाँ पे जो भी पीवाईक्यूज हैं वो सब सॉल्व करने लगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलग अलग यूनिट से वो हम लोग सॉल्व कराते हैं, ताकि आप अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें आपके जो भी सेमेस्टर एग्जाम्स हैं। तो इसमें आपको कुछ कोर्स के फीचर्स भी मिलेंगे बच्चों। कोर्स के फीचर्स में जैसे आपको कुछ लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, साथ में आपको लाइव डाउट सेशंस भी मिलेंगे, जिसमें आपको कोई अगर डाउट है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं। जो भी नोट्स आपको मिले, जैसे अभी मैंने यहाँ पीडीएफ से जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। नोट्स या पीडीएफ जो भी है, आपको पीवाईक्यूज कराए जाएंगे, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे सोल्यूशन के साथ में। और वो कौन कराने वाला है, हम ही कराने वाले हैं। मॉडल सैम्पल पेपर्स भी आपको मिलेंगे, और साथ साथ में जो भी पर्सनल टीचर्स हैं अलग अलग कोर्स के, उनके तरफ से पर्सनल गाइडेंस आपको टाइम टाइम पे मिलता रहेगा। अब आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप पर्सनली जाके आप कॉल पे या मैसेज पे बात कर सकते हैं। अगर आपको बच्चों ये कोर्स बाय करना है, बहुत कम प्राइस है, आई थिंक इसकी 1199 है सिर्फ, और ये पूरे सेमेस्टर के लिए है ना। सिर्फ एक मंथ की फीस नहीं है, ये पूरे सेमेस्टर की फीस है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ इतनी फीस में आप पढ़ सकते हैं, सिर्फ 1199 में। ठीक, तो इतनी ही फीस है, और इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी है पूरे 1 साल के लिए है ना। वो आपके पास वो कोर्स जो है पूरे 1 साल के लिए रहेगा, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम कितने महीने के लिए रहते हैं, सिर्फ 6 महीने के लिए रहते हैं। बट आपके पास कोर्स पूरे 1 साल के लिए रहने वाला है। कोर्स की ड्यूरेशन जो है, मतलब 5 महीने के अंदर अंदर बच्चों हम लोग पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। मैं तो इनफैक्ट कहती हूँ 3 से 4 महीने में हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। लास्ट के 1 महीना जो बचता है उसमें हम लोग पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व कराते हैं। अगर आपको कुछ भी अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है या आपको कोई भी डाउट है जो पूछना है, तो व्हाट्सएप नंबर आपको इधर स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे आप कॉल करके जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। और डीएनएस एजुकेयर ऐप है हमारा, जिसके अंदर आपको हमारे जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो मिलते हैं। तो वो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। बच्चों आई होप आज का जो क्लास था ये काफी यूजफुल रहा होगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी के लिए इतना रहेगा।